महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति की बात हमने कर ली थी कि वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी आर्यों के माध्यम से। और वैदिक संस्कृति में राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उनके विषय में हमने चर्चा की थी कि राजा के अधिकार क्या क्या थे उस समय, और उस समय जो युद्ध हुए थे उसके विषय में हमने चर्चा की थी कि दासराग युद्ध उस समय हुआ था और उसका वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में मिली हुई बातों से ही हमें जानकारी मिलती है कि पूर्व वैदिक काल में किस तरीके की घटनाएं हुई थी, किस तरीके की वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, कैसी वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। इन सभी विषयों पर चर्चा यदि हम करते हैं तो उसका आधार जो है, उसका स्रोत जो है वो है ऋग्वेद। तो हमने दोनों की चर्चा हम साथ में कर रहे हैं ताकि दोनों में तारतम्य बना रहे कि हमें दोनों चीज़ें एक साथ याद करेंगे तो उनके बीच में अंतर है, उनके बीच में क्या अंतर है उसका भी हमें पता चलेगा। इसीलिए हमने पूर्व वैदिक काल या इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं, और उत्तर वैदिक काल जो कि बाद में आया था, इसके विषय में हमने चर्चा की थी राजनीतिक व्यवस्था। तो पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्थाएं हमने देख ली थी कि उस समय जो है राजा के जो अधिकार थे वो सीमित थे। राजा के अधिकार कैसे थे? राजा के अधिकार सीमित, ठीक है। राजा जो है उसके जो कर्तव्य हैं वो युद्ध से संबंधित है, ठीक है। और जो राजा है उसके जो अर्थव्यवस्था के जो स्रोत हैं वो भी सीमित हैं, ठीक है। उस समय राजा के पास ज्यादा अधिकार भी नहीं है, ज्यादा अर्थव्यवस्था के साधन भी नहीं है, वो भी सीमित है। क्यों नहीं है वो भी हमने बात कर ली थी कि उस समय जो राजा था उसके पास शक्ति ज्यादा नहीं है, चूंकि उसके पास स्थायी सेना नहीं है, विकसित नौकरशाही नहीं है, इसलिए राजा के अधिकार सीमित है, राजा के अधिकार कम है। उस समय राजा शक्तिशाली नहीं है, राजा की शक्ति भी कम है। पूर्व वैदिक काल की यदि हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल में दासराग युद्ध लड़ा गया था जो कि 10 जन का कबीला था जिसके साथ में विश्वामित्र थे, और उनके खिलाफ एक कबीला था भरत जन का जिसका राजा था सुदास। और जो 10 राजा थे उनकी बात हमने कल कर ली थी, अनु यदु ध्रुव पुरु तुर्वस, है ना, अनिल पक्त बनारस और सीवी विषाणिन। इस तरीके से 10 राजाओं का संघ था जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य थे, जो हमने कल बात कर ली थी। इसके बाद यदि हम देखें कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, तो देखिए यहाँ राजा के जो अधिकार है वो थोड़े कम हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, राजा के अधिकारों का विस्तार हुआ, राजा की शक्ति का विस्तार हुआ, अधिकारों का विस्तार हुआ, कर्तव्य भी बढ़े अब राजा के, ठीक है। नौकरशाही के लिए भी हम देखें, विकसित नौकरशाही अभी भी नहीं आई है, उत्तर वैदिक काल में भी विकसित नौकरशाही नहीं आती है, लेकिन राजा जो है अब युद्धों के स्वामी के साथ साथ कुछ यदि हम देखें तो वो विस्तृत भूमि का स्वामी भी होने लगा है। धीरे धीरे उसके क्षेत्र बड़े हैं। यहाँ पर जन थे, यहाँ पर क्या थे? जन, जो कि राजनीति की जो इकाई है वो सबसे बड़ी इकाई जन है। यहाँ उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात करें तो यहाँ जाकर के जन से मिलकर के और जनपद बने। जन से मिलकर के क्या बने? जनपद। और इसके उत्तर वैदिक काल के बाद अब यदि हम देखें तो महाजनपद काल आएगा जिसमें जनपदों से मिलकर के महाजनपद बनेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? देखिए जन जैसे मैंने बात की थी, अनु है, यदु है, ध्रुव है, पुरु है, तुर्वस है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जन जो है उनके नाम है। अब देखिए जनपद, तो जनपद में क्या था कि जो पुरु है
पुरु जो कि भरत के विपरीत था, भरत जन का राजा था सुदास, ठीक है, और पुरु इसके विरोध में युद्ध करता है, ठीक है। अब देखना आप चीज को, पुरु और भरत दोनों के बीच में युद्ध होता है। पुरु के साथ में और 5 कबीले आर्य थे और 5 कबीले अनार्य भी, इसके साथ में 4 कबीले आर्य थे। ये आर्य जन का ही है पुरु, ठीक है। तो इसी के साथ में 4 और हैं जिनकी हमने बात कर ली थी, उनमें से एक है पुरु। कुछ समय के बाद में पुरु और भरत दोनों मिलकर के और जनपद बन जाता है, और जनपद जो बनता है वो बनता है पांचाल, ठीक है। तो इस तरीके से पुरु और भरत मिलकर के और कुरु बन जाता है। पांचाल अलग होता है, कुरु बन जाता है। कुरु जन जिसके बारे में हमने देखा था कि वो कुरु जनपद जो था वो बाद में जा करके और फिर मिल जा करके और महाजनपद बना लेता है ना। तो इस तरीके से कुरु जो है वो जनपद बन जाता है। इसके बाद में ये महाजनपदों का रूप ले लेते हैं जो महाजनपद काल में होते हैं, ठीक है। तो पुरु और भरत मिलकर के और कुरु जनपद बन जाता है। और इसी तरीके से मैं बात करूं तो तुर्वस और क्रीवी मिलकर के, तुर्वस और क्रीवी ये जन है और मिलकर के और ये पांचाल बन जाते हैं। पांचाल जनपद जिसके बारे में हमने नाम सुना है, ठीक है। तो इस तरीके से जन से मिलकर के जनपद बनना शुरू हो जाते हैं, कब? उत्तर वैदिक काल में जाकर के, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें कि राजा की शक्ति में और कैसे विस्तार होता है, तो राजा जो है, जो उसको बलि नामक कर मिल रहा है, यहाँ पर जो स्वेच्छा से पब्लिक दे रही है, यहाँ जाकर के वो धीरे धीरे कुछ स्थायी रूप ले लेता है। पूरी तरह से स्थायी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर उसको जो जनता है उन्होंने मान लिया है कि अब हमें बलि नामक कर देना है। तो इस तरीके से वो स्थायी रूप यहाँ पर ले लेता है, ठीक है। पूर्ण रूप से स्थायी वो महाजनपद काल में होगा, पर यहाँ पर भी कुछ रूप में हम देखें तो जो है उस कर में थोड़ा स्थायित्व आ जाता है। सेना जो है, जब कर उसको मिलने लगा है राजा को, तो उसके पास अर्थ के स्रोत उसके पास बड़े हैं, ठीक है। यहाँ वो पशुपालक है, वो पशुपालन करता है, यहाँ जाकर के कृषि में भी विस्तार होता है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ उत्तर वैदिक काल में जाकर के, उत्तर वैदिक काल का हम बात करें तो 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी, ठीक है, 600 बीसी ये इसका काल है। और हम बात करें कि लोहे का आविष्कार कब होता है, तो वो लगभग, मतलब हम पूरी तरीके से इसको श्योर नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ही हमारे लोहे का आविष्कार हो जाता है। किसका आविष्कार होता है? लोहे का आविष्कार, या हम इसको लोहे की खोज कह सकते हैं। लोहे का पता हमें चला था, वो कब चला था? 1000 बीसी के आसपास। यहां तक बात क्लियर होगी। अब लोहे की खोज हुई या फिर लोहे का आविष्कार हुआ या हमें लोहे का पता चला, उससे इससे क्या मतलब? भाई लोहे का हमें पता चला तो उससे उत्तर वैदिक काल का किस तरीके से कनेक्शन है, तो वो मैं आपको बताऊं कि लोहे का जब आविष्कार हुआ तो लोहा जो धातु है वो कठोर धातु है, और लोहा जो है उससे इन्होंने युद्ध में लोहा का उपयोग किया, कृषि में लोहे का उपयोग किया। तो कृषि में जब लोहे का उपयोग किया तो ज्यादा कृषि होने लगी। जो बंजर जमीन थी, जहां पर खुदाई करने के लिए कठोर इनको धातु की हल की आवश्यकता थी, वहां इनको जब लोहा मिला तो कठोर चीज इनको मिल गई, तो उससे खुदाई आसानी से होने लगी। तो इन्होंने क्या किया? अपनी खेती का विस्तार किया। जहां जिसके पास एक ही खेत था तो उसने क्या किया? मेहनत करके और 2 खेत बना लिए, यानी कि जो खाली जमीन पड़ी हुई है उसको उपजाऊ बनाया, क्योंकि उसमें हल चलाना पड़ेगा तभी वो उपजाऊ बनेगी। तो उसने क्या किया? उसको उपजाऊ बनाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। तो यहाँ तक जो है ये पशुपालक थे। इनके अर्थव्यवस्था का जो साधन है, हालांकि कृषि करना ये जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इनका जो स्रोत है या साधन है वो है पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के इनका जो व्यवसाय है वो हो गया कृषि, पशुपालन के साथ साथ कृषि। ऐसा नहीं है यहाँ पर ये पशुपालन नहीं कर रहे हैं, पशुपालन यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन
अब प्रमुख व्यवसाय इनका है कृषि करना और पशुपालन भी साथ में चल रहा है। यहाँ पर इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन, लेकिन कृषि भी ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लोहे का जब आविष्कार हुआ तो इन्होंने क्या किया, लोहे के आविष्कार से इन्होंने खेती की जो विस्तार था, जो भूमि का विस्तार था, खेती हर भूमि का विस्तार किया और इससे उपज बढ़ी तो राजा के पास धन आया। ठीक है, क्योंकि जो लोगों के पास यदि कुछ होगा, लोगों के पास यदि ज़्यादा अन्न जल होगा तो वो ज़्यादा बलि देंगे, और जब उनको राजा को जब बलि मिलेगी अच्छी, जब उनको कर मिलेगा तो उसने क्या किया, अपनी जो सेना है उसका भी विस्तार किया। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो लोहे के आविष्कार से क्या हुआ, युद्ध में अब तलवारें जैसी चीजें हैं वो बनने लगी। पहले ये चीजें धातु की, जैसे मान लो कि पुरानी जो धातु उनसे बनती थी तो वो क्या कमजोर थी, नरम थी, जबकि जो लोहा है वो कठोर धातु है। जब इसका युद्ध में उपयोग हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा भूमि जीतते चले गए, और जब ज्यादा क्षेत्र इन्होंने जीते तो क्षेत्रों का विस्तार हुआ, और विस्तार होने के बाद में इनका क्या बना, जन से जनपद बने, और जब भूमि का विस्तार हुआ तो आय का भी विस्तार होगा, और आय का विस्तार होगा तो उस समय फिर इनके पास पैसा है तो ये सेना रखेंगे तो उनके साथ में उनको अधिकारी वर्ग भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने जहां देखा था कि यहाँ पर कुछ 6-7 अधिकारियों के हमें नाम मिलते हैं, जैसे हमने कल भी बात की थी, जैसे ग्रामणी है, पुरोहित है, करमार है, रथकार है, इस तरीके के नाम यहाँ ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में मिलते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के 12 रत्निन के हमें नाम मिलते हैं। 12 रत्निन यानी 12 अधिकारियों को उन्होंने रत्न के समान माना है, और इस तरीके से उनका नाम उन्होंने दिया है 12 रत्निन। तो इस तरीके से यहाँ जाकर के अधिकारियों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि होती है। यहाँ कम थे, यहाँ जाकर के वो बढ़ते हैं। यहाँ राजा के अधिकारों में भी वृद्धि होती है, साथ में राजा के कर्तव्य भी बढ़ते हैं। इसी के साथ भूमि का विस्तार भी होता है, आय में भी वृद्धि होती है। लोहे का आविष्कार होने से युद्ध जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या हो गया, भूमि का विस्तार हो रहा है। जब लोहे का उपयोग इन्होंने युद्ध में किया तो उससे क्या हुआ, इनके पास जो है क्षेत्र विस्तार करने की इनके पास में एक शक्ति आई, और इन्होंने क्षेत्रों का विस्तार किया। तो इस तरीके से जाकर के उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ, राजा के अधिकारों में भी विस्तार हुआ, राजा के कर्तव्य भी बढ़े, साथ ही साथ जो जन है उनसे मिलकर के जनपद भी बने। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में जाकर के राजा का जो है विस्तार होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर राजा जो है वो केवल युद्धों का स्वामी है, लेकिन यहाँ पर वो भूमि का भी बनने लगता है, और साथ ही साथ यहाँ जाकर के उत्तर वैदिक काल में जाकर के राजा जो है वो देवीय रूप ले लेता है। यानी कि राजा को अब भगवान के समान जनता मानने लगी है, उसको देवीय रूप यहाँ पर माना गया है। तो इस तरीके से राजा के अधिकार कर्तव्य में यहाँ पर वृद्धि होती है। और अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जाकर के और अलग अलग क्षेत्र में राजा को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाने लगा है। जैसे मैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है उसमें सब में, ये उत्तर वैदिक काल की मैं बात कर रही हूँ। जैसे हम देखते हैं कि पूरब, ठीक है, तो पूरब जो जैसे यहाँ राजा को क्या कहा जाता था, यहाँ क्या कहा जाता था, यहाँ क्या कहा जाएगा और यहाँ क्या कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो यहाँ जो है वो राजा, ठीक है, जबकि इसके राज्य को क्या कहेंगे, वैराज्य। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से बना लें, इसी तरीके से स्वराज और स्वराट। है ना, इसी तरीके से भोज और भोज। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से उत्तर में देखें तो वैराज्य, विराट और वैराज्य। यानी कि ऊपर राजा का नाम है और नीचे जो है वो आपका है
राज्य को क्या कहा जाता था। इसी तरह यहाँ पर सम्राट और साम्राज्य, ये नाम राजा के ही हैं और राज्य को ही कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जैसे पूर्वी देशों की बात करूं, मैं बंगाल के साइड की बात करूं तो वहां पर सम्राट कहा गया है। जैसे बिहार है, बंगाल है, तो वहां पर राजा को सम्राट कहा गया है और राज्य को वहां पर साम्राज्य कहा गया है। उत्तर की बात करें तो वहां पर विराट कहा गया है राजा को, वैराज्य जो कहा गया है वो राज्य को कहा गया है। मध्य देश की बात करें हम, जैसे मालवा का क्षेत्र है इस तरीके के, तो वहां राजा को राजा और उसके राज्य को वैराज्य कहा गया है। इसी तरह पूर्वी क्षेत्र है, जैसे गुजरात वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ स्वराट राजा को और स्वराज्य वहां के देश को कहा गया है। दक्षिण में भोज और भोज जो है राज्य को कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है राजा और राज्यों के नाम हमें मिलते हैं। इनको आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण और ये है मध्य देश। ठीक है, तो इस तरीके से राजा और राज्य के जो नाम हैं, जो ये उपाधियां हैं, ये एक तरीके से राजा की उपाधि है। आप ये कह सकते हैं राजा को विराट, ये विराट किस क्या है उसकी, ये उपाधि है उसकी। सम्राट क्या है, ये उसकी उपाधि है। कई जगह एकराट नाम की उपाधि भी मिलती है ना, तो वो भी राजा के लिए प्रयुक्त की गई है। इसको आपने उतार लिया। इसके अलावा मैंने आपको 12 रत्न के नाम मैंने लिखवा दिए हैं, वो आपके आ जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब हम बात करें कुछ जो राजा हैं वो इस समय पे ऐसा नहीं है कि जो राजा है वो केवल राज्य कार्यों में ही भाग ले रहे हैं। इस समय के जो राजा हैं वो दार्शनिक भी हैं। कुछ राजा ऐसे हैं जो दार्शनिक है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं काशी में है ना, काशी में अजातशत्रु की बात करूं तो वो भी यहाँ पर जो है दार्शनिक राजा है। ठीक है, इसके बाद विदेह राज है जनक। विदेह उस समय एक जनपद है विदेह और वहाँ का राजा है जनक, वो भी दार्शनिक है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से राजा का कार्य है, क्षत्रिय का धर्म है कि देश की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटना, अपने भूमि की रक्षा करना, अपनी जो है मातृभूमि के लिए मर मिटना, इस तरीके का कार्य राजा का होता है। लेकिन राजा यहाँ पर अपने राज्य को संभालने के साथ साथ वो दार्शनिक भी है, वो दार्शनिक बातें भी करता है, दार्शनिकता का भी वो ज्ञान साथ में ही रखता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वैदिक काल के जो राजा हैं वो राज्य के साथ साथ दार्शनिक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे कि विदेह राज जनक है जो दार्शनिक है ना। इसके अलावा के राज अशुपति है, वो भी दार्शनिक हैं। तो हमें इसका भी जानकारी मिलती है कि राजा जो है वो राजनीति के साथ साथ में दार्शनिकता के विषय पर भी वो अपना ज्ञान रखते थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो पूर्व वैदिक काल जो है, इस समय जो क्षेत्र विस्तार है, इनका जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश है। सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि मैं देखूं यानी मैं इसके बारे में बात करूं कि सप्त सैंधव जो प्रदेश है वो कहाँ तक है, तो ये लगभग द्वादशी जो पुरानी सरस्वती नदी है, जो वर्तमान में घग्गर नदी भी कहलाती है, तो वहां से लेकर के और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यानी पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें उत्तर पश्चिम का कुछ पाकिस्तान का एरिया उसमें आ जाता है, कुछ भारतीय एरिया आ जाता है, पंजाब का क्षेत्र है हमारा, हरियाणा का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है ना, राजस्थान का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। यहाँ तक ये सप्त सैंधव प्रदेश फैला हुआ है, राजस्थान से नीचे नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के आर्यों का विस्तार होता है और ये जो सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य रह रहे हैं, ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के, और ये नदी हम देखें तो यमुना को पार करके और ये पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, है ना।
तो इस तरीके से ये पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और यमुना के बाद में जाकर के ये बिहार तक अपना विस्तार कर लेते हैं। अंग जो उस समय का जनपद है वहां तक ये विस्तार कर लेते हैं और इसकी जानकारी हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मण से। सतपथ ब्राह्मण से ये ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उसमें इसका वर्णन मिलता है किसका, कि इनका जो विस्तार है वो बिहार तक, अंग का जो क्षेत्र है वहां तक इनका विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इनका विस्तार जो है वो वहां तक हो जाता है और इसकी जानकारी हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मण से। इसके अलावा राजा की जो देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण से। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक काल में राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है, तो राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें प्राप्त होता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वैदिक काल में जो क्षेत्र विस्तार है वो अंग तक हो गया था, यानी पूर्वी क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र तक जो क्षेत्र विस्तार होता है उसकी जानकारी, यानी कि मान लो कि ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि यमुना के पार तक क्षेत्र विस्तार पूर्व में होता है तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो वो हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मण से, इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से पूर्व वैदिक काल में राजा के अधिकार सीमित है, राजा की शक्ति सीमित है, यहाँ पर राजा की शक्ति भी सीमित है। ठीक है, वहां जाकर के इसकी शक्ति में भी विस्तार होता है और इसके जो है अधिकारों में भी विस्तार होता है, इसके क्षेत्र में भी विस्तार होता है, इसके राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनमें भी विस्तार होता है। जैसे जन से क्या बने, जनपद बने, जनों पुरु और भरत मिलके कुरु बने, तो इस तरीके से इनमें विस्तार होता चला जाता है। तो हमारी लगभग राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ चीजें जो रह गई है वो कल हम कर लेंगे, है ना। इसके बाद हम कल अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। थैंक यू सो मच।